Hello everyone, welcome. Now we will study the subject patient care and hospital management of DRT part second. So that means कि अपने पेशेंट केयर के अंदर सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स है जैसे कि ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वन प्लेस टू अनदर की अगर यहाँ पे बात की जाए तो दैट मीन्स व्हील चेयर से एक्सरे टेबल पे, एक्सरे टेबल से व्हील चेयर पे। ज़रूरी नहीं है व्हील चेयर हो, वहाँ पे ट्रॉली भी हो सकती है, स्ट्रेचर भी हो सकता है, अलग अलग मेथड्स, उन सब के बारे में डिस्कस करना। दूसरा बेसिक पेशेंट केयर, दैट मीन्स कि अगर पेशेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है, कोई भी रेडियोग्राफिक डायग्नोस्टिक्स प्रोसेस कराने के लिए, तो उस वक्त पेशेंट की किस तरीके से केयर की जाए। और जैसा कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर अगर अपन बात करें स्पेशल रेडियोग्राफी की, ठीक है, तो स्पेशल रेडियोग्राफी के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, उन प्रोसीजर्स के अंदर हमने प्रोसीजर के अंत में आफ्टर केयर के बारे में डिस्कस कर रखा है। दैट मीन्स कि पेशेंट की आप किस तरीके से केयर करोगे। और एक टॉपिक आता है वहाँ पे पेशेंट प्रिपरेशन, दैट मीन्स वो भी क्या है, पेशेंट की केयर है। पेशेंट की केयर के लिए ही आप वहाँ पे पेशेंट की प्रिपरेशन करते हो। तो दैट मीन्स कि स्पेशल रेडियोग्राफी के जितने प्रोसेस है उनसे रिलेटेड जो पेशेंट केयर है उनके बारे में हम पेशेंट केयर में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके अलावा रेडियोग्राफी में जो नॉर्मल पेशेंट केयर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स अगर गोल की बात की जाए यहाँ पे कि पेशेंट केयर का गोल क्या है, तो अगर दो गोल हैं यहाँ पे पेशेंट केयर के अपन मेन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर पेशेंट आता है कोई भी रेडियोग्राफिक डायग्नोस्टिक प्रोसेस कराने के लिए, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे पेशेंट को कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात, अगर वहाँ पे आपने जो भी रेडियोग्राफिक प्रोसीजर किया है, रेडियोग्राफिक प्रोसीजर करने के बाद भी जो भी आपने रेडियोग्राफिक प्रोसीजर किया उसके दौरान या फिर उससे रिलेटेड उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड यहाँ पे ये है, ये जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करने के बाद में जो भी स्टूडेंट है वो एबल रहे कि वो एक्सप्लेन कर सके कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पेशेंट केयर किस तरीके से की जाती है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन, स्टूडेंट एबल है क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। और एक्सप्लेन किसको, हाउ टू एडमिट पेशेंट्स फॉर रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स। दैट मीन्स कि जो भी जितने भी रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए पेशेंट को किस तरीके से एडमिट किया जाएगा, किस तरह से उनकी केयर की जाएगी, किस तरीके से प्रोसीजर किया जाएगा, और देन उसके बाद में आफ्टर केयर किस तरीके से की जाएगी। एंड केयर ऑफ देयर बेसिक नीड्स इन अ सेफ एंड इफेक्टिव मैनर। दैट मीन्स एक इफेक्टिव मैनर के अंदर वो उनकी बेसिक नीड्स और उनकी केयर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। दूसरा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमें पेशेंट की केयर करनी है, तो दो गोल हो गए यहाँ पे इसके। अब जैसे कि पेशेंट केयर की अगर बात आती है तो पेशेंट केयर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ड्रेसिंग अनड्रेसिंग द पेशेंट फॉर रेडियोग्राफी। दैट मीन्स कि जब रेडियोग्राफी के लिए पेशेंट आता है तो किस तरीके से उसकी ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग की जाए। दैट मीन्स कि बहुत बार जो अपने नॉर्मल कन्वेंशनल एक्सरे के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पे अपन पेशेंट्स के क्लोथ्स रिमूव करा के उनको एक पेशेंट गाउन पहनाते हैं, तो उसके बारे में भी क्या है, वो भी क्या है, ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग ही है। डिस्कस करते हैं उसके बारे में। When a patient comes to the radiology department from outside the hospital, he is frequently required to remove all of some items of clothing before a radiographic examination can be performed. That means कि जब कोई भी पेशेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है फ्रॉम आउटसाइड द हॉस्पिटल, कहाँ से, हॉस्पिटल के आउटसाइड से। अगर वो हॉस्पिटल के अंदर से ही आएगा कोई भी वार्ड से या फिर आईसीयू से, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके क्लोथ्स पहले से
वार्ड के अंदर रिमूव करवा दिए होते हैं और जो हॉस्पिटल के जो क्लोथ्स है, वार्ड के जो क्लोथ्स है, वार्ड का जो गाउन है वो पेशेंट को पहना दिया होता है। तो दैट मीन्स वहाँ पे आपको पेशेंट के क्लोथ्स रिमूव कराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर पेशेंट आउटसाइड द हॉस्पिटल से आ रहा है तो ही इज़ फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड, उसको सबसे पहले क्या करना, टू रिमूव ऑल ऑफ सम आइटम्स ऑफ क्लॉथ। ज़रूरी नहीं है कि सारे क्लॉथ्स या फिर कुछ क्लॉथ्स बिफोर ए रेडियोग्राफिक प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म। दैट मीन्स कि जब रेडियोग्राफिक प्रोसीजर आप कर रहे हो उससे पहले ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्लॉथ्स रिमूव कराए जाएं, कुछ क्लॉथ्स रिमूव कराने होते हैं। द आरटी इज़ यूजुअली बी द पर्सन हु रिसीव्स द पेशेंट एंड इन्फॉर्म्स हिम विच आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग आर टू बी रिमूव्ड। आरटी मीन्स यहाँ पे रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट। दैट मीन्स कि वहाँ पे जो रेडियोग्राफर है या फिर जो भी रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट है उस पर्सन को उसको इन्फॉर्म करना होगा, किसको, पेशेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि पेशेंट को कौन कौन से क्लॉथ्स रिमूव करने हैं। ठीक है। द पेशेंट्स डिस्कम्फर्ट और एम्बेरसमेंट कैन बी लिसन्ड इफ द आरटी विल अप्रोच दिस सिचुएशन इन अ कोर्टियस एंड प्रोफेशनल मैनर। और अगर ऐसी कंडीशन में पेशेंट डिस्कम्फर्ट या फिर एम्बेरसमेंट फील करता है तो जो भी रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको इस सिचुएशन को अप्रोच करना, दैट मीन्स हैंडल करना किस तरीके से, इन अ कोर्टियस एंड प्रोफेशनल मैनर। कोर्टियस का मतलब विनम्रता और प्रोफेशनल तरीके से उस चीज़ को उसे हैंडल करना चाहिए। द पेशेंट शुड बी टेकन टू द स्पेसिफिक प्लेस वेयर ही इज़ एक्सपेक्टेड टू डिसरोब। दैट मीन्स कि पेशेंट को एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर या फिर एक स्पेसिफिक जगह ले जाना चाहिए जहाँ पे पेशेंट क्या कर सके, वेयर ही इज़ एक्सपेक्टेड टू डिसरोब। डिसरोब दैट मीन्स कि क्लोथ्स रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे डिसरोब कहा जाता है। ड्रेसिंग, चेंजिंग रूम, क्यूबिकल, दैट मीन्स कि जो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं उसे चेंजिंग रूम कहा जाता है, ड्रेसिंग रूम भी कहा जाता है या फिर क्यूबिकल भी कहा जाता है। वहाँ पे आप पेशेंट को गाइड करोगे कि वो वहाँ पे जाए और जो क्लोथ्स आपने उसको बताए हैं जो कि रेडियोग्राफिक प्रोसीजर के अंदर आपको रिमूव कराने की ज़रूरत पड़ रही है वो क्लोथ्स रिमूव करा के और फिर आप पेशेंट को पेशेंट गाउन पहनाओगे या फिर पहनने के लिए कहोगे। यहाँ पे जो अपन ड्रेसिंग एंड ड्रेसिंग के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं वो नॉर्मल पेशेंट केयर है, जो कि स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर के अंदर भी अपन डिस्कस करते आ रहे हैं कि किस तरीके से पेशेंट के रेडियोग्राफिक प्रोसेसेस के अंदर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स रिमूव कराई जाती हैं। मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ में क्लोथ्स भी रिमूव कराए जाते हैं। The artist should show how to close the door or the curtain of the dressing room cubicle. That means कि रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को पेशेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि किस तरीके से वो चेंजिंग रूम या ड्रेसिंग रूम का डोर क्लोज करे और कहाँ पे पेशेंट गाउन रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ही शुड क्लियरली एक्सप्लेन हाउ द पेशेंट इज़ टू वेयर द एग्जामिनेशन गाउन एंड वेयर टू गो आफ्टरवर्ड्स। सम गाउन्स ओपन एट द बैक। दैट मीन्स कि रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को ये भी इन्फॉर्म कर देना पेशेंट को कि गाउन्स कहाँ पे रखे हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि गाउन्स को किस तरीके से पहनना है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है हॉस्पिटल के अंदर, फर्स्ट टाइम अगर उसने गाउन को देखा तो वो समझ नहीं पाता है इसको कि गाउन को किस तरीके से पहनना है। बिकॉज कुछ गाउन्स क्या होते हैं बैक साइड से ओपन होते हैं और कुछ गाउन्स फ्रंट साइड से ओपन होते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर ऐसी कंडीशन है तो रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है, उसको समझाना है, गाइड करना है पेशेंट को कि इस तरीके से वो गाउन को पहने। द पेशेंट शुड बी सप्लाइड विद हैंगर्स फॉर द क्लॉथिंग। पेशेंट ने जो क्लॉथ्स रिमूव किए उन क्लॉथ्स के लिए पेशेंट को हैंगर्स भी सप्लाई करने हैं। दैट मीन्स कि रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है कि चेंजिंग रूम के अंदर यहाँ पे हैंगर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे आप अपने क्लॉथ्स हैंग कर सकते हैं। द पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड वेयर टू लीव हिज क्लॉथिंग। कहाँ पे उसको अपने क्लॉथ्स लीव करने हैं उसके बारे में पेशेंट को इन्फॉर्म करना है। पर्स, ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल शुड बी ट्रीटेड विद स्पेशल केयर। क्लॉथ्स की बात होगी, क्लॉथ्स वहाँ पे चेंजिंग रूम के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर हैंगर्स के ऊपर हैंग कर सकते हो, लीव कर सकते हो। पर्सेज, ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल थिंग्स जो भी हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ज्वेलरी हो गई, पर्सेज हो गए, उनके लिए आपको स्पेशल केयर करनी पड़ेगी उनकी। दैट मीन्स कि उनको अब स्पेशल तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे वो अभी अपन
डिस्कस करते हैं। टॉपिक है छोटा सा, केयर ऑफ वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स दैट मीन्स जो कि इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो कि पेशेंट अपने साथ लाया है, जिनको आप चेंजिंग रूम या ड्रेसिंग रूम के अंदर फ्रीली नहीं छोड़ सकते हैं। ड्रेसिंग रूम्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू लीव द वैल्यूएबल्स। दैट मीन्स कि ड्रेसिंग रूम या फिर चेंजिंग रूम जिसे कहा जाता है, ये जगह प्लेस जो है सेफ नहीं है। किसके लिए? वैल्यूएबल्स जो आइटम्स है उनको वहाँ पे छोड़ने के लिए। वैल्यूएबल आइटम्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पर्सेज आ जाते हैं, ज्वेलरीज आते हैं, या फिर कुछ ऐसे आइटम्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि पेशेंट अपने साथ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में गलती से ले आया है। RT should consider the patient concern and explain what must be done with them. That means कि रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को उसके कंसर्न को समझना चाहिए। किसके कंसर्न को? पेशेंट के कंसर्न को। बिकॉज जितने भी इम्पोर्टेंट आइटम्स होंगे, एक्सपेंसिव आइटम्स होंगे, उनको क्या करेगा? पेशेंट अपने साथ रखना चाहेगा, उनको फ्रीली नहीं छोड़ना चाहेगा। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे इन सब के बारे में या फिर जो पेशेंट का जो कंसर्न है उसके बारे में रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को समझना चाहिए और एक एक्शन लेनी चाहिए। तो वो क्या एक्शन लेंगे वो देखते हैं। मेटल आइटम्स सच एज नेकलेस, रिंग्स एंड वॉचेज आर नॉट टू बी worn फॉर सर्टेन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। दैट मीन्स कि कोई भी आप रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो अगर पेशेंट ने कुछ ऐसे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स पहन रखे हैं तो वो आप रिमूव करवाओगे। ये चीज़ हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं। नॉर्मल रेडियोग्राफिक प्रोसीजर भी अपन ने जब किए थे तब भी अपन ने डिस्कस की थी कि जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो पेशेंट से रिमूव करवा दिए जाते हैं जब भी अपन रेडियोग्राफिक प्रोसीजर करते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत बार बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि नेकलेस, ज्वेलरी या फिर वॉचेस जो कि एक्सपेंसिव हैं, जिनको अपन ने पेशेंट से रिमूव करवा दिया। बट अब क्या होगा? पेशेंट उनको फ्रीली लीव नहीं कर पाता है। तो दैट मीन्स उसके लिए क्या करना है? A large envelope can be given to the patient to keep such valuables. That means कि ऐसे जो आइटम्स है, वैल्यूएबल आइटम्स इन्हें कहा जाता है। वैल्यूएबल आइटम्स के लिए पेशेंट को एक एनवेलप हम देंगे। एनवेलप के अंदर पेशेंट क्या करेगा? अपने जितने भी वो वैल्यूएबल आइटम्स है उनको डालेगा और जो एनवेलप है, एनवेलप के ऊपर पेशेंट का नाम, पेशेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे पुटअप कर दी जाती है। The envelope can be kept in the patient purse or pocket or a secure place in the department. अब जो एनवेलप है वो आप या तो पेशेंट को दे दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने चेस्ट का एक्सरे किया है, चेस्ट के एक्सरे के अंदर आपने नेक की जितनी भी ज्वेलरी थी वो रिमूव करवा दी, ठीक है। अब जो नेक की ज्वेलरी आपने क्या किया? पेशेंट को एक एनवेलप दे दिया। एनवेलप देने के बाद में पेशेंट ने एनवेलप के अंदर सारी ज्वेलरी पुटअप कर ली। अब चाहे तो पेशेंट क्या कर सकता है? अपने जो पैंट है उनकी पॉकेट के अंदर वो ज्वेलरी रख सकता है। बिकॉज आप एक्सरे किसका कर रहे हो? चेस्ट का कर रहे हो। तो दैट मीन्स कि ऐसी कंडीशन के अंदर वो एनवेलप आप या तो पेशेंट को दे सकते हो या फिर डिपार्टमेंट के अंदर एक सिक्योर जगह पे वो एनवेलप रखा जा सकता है। ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स शुड बी केप्ट। दैट मीन्स अगर आप उस चीज़ को, उस एनवेलप को डिपार्टमेंट के अंदर अगर प्लेस करते हो तो उस वक्त आपको उसका रिकॉर्ड बनाना होगा कि कौन से पेशेंट के कितने आइटम्स आपने कब रखे और कब दिए, ताकि अगर कोई भी चीज़ गलती से भी गुम हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो उस वक्त उसका रिस्पॉन्सिबल कौन हो। ऐसी कंडीशन के लिए अगर कोई भी आइटम्स आप डिपार्टमेंट के अंदर रखते हो तो उसका रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना होगा। The must not value patient's belongings. An item that may seem insignificant to the RT may the patient's most treasured belonging. That means कि जो भी पेशेंट का वैल्यूएबल सामान है, ठीक है, वैल्यूएबल आइटम्स है, उसके लिए क्या है कि द RT मस्ट नॉट वैल्यू पेशेंट्स बिलोंगिंग। पेशेंट की जितनी भी बिलोंगिंग्स, दैट मीन्स उसका जो निजी सामान है, ठीक है, उसके लिए रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको वैल्यू नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि उसके काम का है या नहीं है, ये चीज़ें उसको कई बार क्या होते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है कि कुछ आइटम्स को वो थ्रो भी कर देता है कि नहीं सर ये तो चीज़ें काम की ही नहीं है आपके। दैट मीन्स वो नहीं, ठीक है। एन आइटम दैट मे सीन इनसिग्निफिकेंट टू द RT। दैट मीन्स कि जो रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को ये लग रहा है कि ये आइटम इनसिग्निफिकेंट है, नगण्य है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है,
मे बी द पेशेंट्स मोस्ट ट्रेजर्ड बिलोंगिंग। ज़रूरी नहीं है कि वो वस्तु पेशेंट के लिए भी नगण्य हो, ठीक है, वो वस्तु पेशेंट के लिए मोस्ट बिलोंगिंग्स भी हो सकती है, उसकी बहुत खास निजी वस्तु भी हो सकती है। इसलिए रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को इस बारे में नहीं डिसाइड करना चाहिए कि वो पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो ये तो हो गई बेसिक पेशेंट केयर की बात यहाँ पे कि किस तरीके से पेशेंट की आप केयर करोगे। ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग की बात आ गई, वैल्यूएबल चीज़ों की बात आ गई। अब अपन बात करते हैं मूविंग एंड ट्रांसफरिंग पेशेंट्स, जो कि अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का, ठीक है। पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर अपन पेशेंट केयर के बारे में तो डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ में वहाँ पे सिलेबस के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं पेशेंट के ट्रांसफरिंग के बारे में। तो पेशेंट के ट्रांसफरिंग के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे आज। इस टॉपिक के अंदर अगर अपन बात करें, सबसे पहले तो अपन डिस्कस क्या करेंगे वो ये है कि जब आपका पेशेंट ट्रॉली पे आता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, या फिर व्हील चेयर पर आता है, या फिर स्ट्रेचर पे आता है, तो किस तरीके से, कौन सी टेक्निक की सहायता से आप पेशेंट का रेडियोग्राफिक प्रोसीजर करोगे, पेशेंट को ट्रॉली से एक्सरे टेबल पे या फिर एक्सरे टेबल से दोबारा व्हील चेयर या फिर ट्रॉली या स्ट्रेचर पे किस तरीके से, किस टेक्निक से ट्रांसफ़र करोगे। बिफोर ट्राइंग टू ट्रांसफ़र और मूव अ पेशेंट, द आरटी मस्ट एक्सेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू एड इन द प्रोसेस। दैट मीन्स कि पेशेंट को ट्रांसफ़र करने की ट्राई करने से पहले, ट्रांसफ़र करना तो बहुत दूर है, ट्रांसफ़र करने की ट्राई करने, कोशिश करने से पहले ही जो रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि पेशेंट की एबिलिटी कितनी है। दैट मीन्स कि पेशेंट कितना मूव कर सकता है, पेशेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स मूवेबल हैं, पेशेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स मूवेबल नहीं हैं, कहाँ पे पेशेंट को इंजरी हो रखी है, कहाँ से आप पेशेंट के ऊपर फोर्स लगा सकते हो, कौन से बॉडी ऑर्गन से फोर्स नहीं लगा सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से एसेस कर लेना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि पेशेंट को इंजरी बहुत कम है, बट आपकी मूविंग, अगर आपने गलत तरीके से पेशेंट को अगर ट्रांसफ़र किया तो वो इंजरी इंक्रीज भी हो सकती है। एसेसिंग द पेशेंट्स मोबिलिटी, अब पेशेंट की मोबिलिटी, दैट मीन्स कि पेशेंट मूवेबल है या नहीं और कितना मूवेबल है, कौन से बॉडी ऑर्गन्स मूवेबल है, वो किस तरीके से अपन एक्सेस करेंगे, एसेस करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई एनी एबनॉर्मेलिटीज़ इन द पेशेंट्स बॉडी अलाइनमेंट। दैट मीन्स कि पेशेंट्स के जो बॉडी अलाइनमेंट्स है, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमिटीज़, और तो एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर अपने क्या आते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी, दैट मीन्स लेग्स और हैंड्स। इसके अंदर अपन देखेंगे कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। बिकॉज पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, पेशेंट को ट्रांसफ़र होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मेन जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, एक्सट्रीमिटीज़ का होता है। तो सबसे पहले अपन एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में चेक करेंगे कि इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। इफ़ देयर इज़ एनी एबनॉर्मेलिटी डिटरमाइन द रीज़न ऑफ द प्रॉब्लम। दैट मीन्स कोई भी अगर एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, तो उसके बारे में अब डिटरमाइन करेंगे कि किस रीजन से वो हुई है, उसका कारण क्या है। इट मे बी रिजल्टेड फ्रॉम पुअर पोस्चर, ट्रॉमा, मसल डैमेज और डिसफंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, माल न्यूट्रिशन, फैटिग, इमोशनल डिस्टर्बेंस। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। दैट मीन्स एक्सीडेंट के कारण, ट्रॉमा के कारण पेशेंट के हाथ पैर काम ना कर रहे हो, मसल डैमेज हो गई हो, या फिर नर्वस सिस्टम वहाँ पे काम नहीं कर रहा हो, माल न्यूट्रिशन, अच्छे से पेशेंट को जो हैंड और फीट्स हैं, लेग्स हैं, उनको न्यूट्रिशन ना मिला हो, इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण भी हो सकता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहले आपको पता करना है कि पेशेंट मूवेबल है या नहीं है। अगर मूवेबल नहीं है तो किसके कारण नहीं है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़, और उनमें भी अगर एबनॉर्मेलिटी है तो उसका रीज़न क्या है। रीज़न जानने के बाद में आपको क्या करना है, सपोर्ट द अफेक्टेड लिम्ब और बॉडी पार्ट्स विद पिलो सपोर्ट ब्लॉक्स और सैंडबैग्स। दैट मीन्स कि जो भी लिम्ब, अपर लिम्ब या फिर लोअर लिम्ब जो भी अफेक्टेड है, जो भी मूवेबल नहीं है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। किसकी हेल्प से, या तो पिल्लो की सहायता से, या फिर सपोर्ट ब्लॉक की सहायता से, या फिर सैंडबैग की सहायता से हम उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। एक्सेस द मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट एंड द लिमिटेशन ऑफ जॉइंट मोशन।
दैट मीन्स कि अब जॉइंट्स के बारे में पता लगाना है कि पेशेंट के कौन कौन से जॉइंट्स मूवेबल हैं और कौन कौन से जॉइंट्स मूवेबल नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अपन पता लगाएंगे कि पेशेंट किस तरीके से मूव कर सकता है, पेशेंट को अपन किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे अच्छे से, ताकि अपने को आगे प्रॉब्लम ना हो। एसेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू वॉक, दैट मीन्स कि अपने को यहाँ पे ये भी देखना है कि पेशेंट वॉक कर सकता है या नहीं कर सकता है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट वॉक तो कर सकता है बट लाई डाउन, लाई अप, ये चीज़ें नहीं हो सकती बिकॉज स्पाइन की प्रॉब्लम के कारण। तो दैट मीन्स कि ऑल ओवर बात का निष्कर्ष एक ही निकल के आता है यहाँ पे कि अपने को पता करना है कि पेशेंट किस कंडीशन के कारण मूव नहीं कर पा रहा। नोट द कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, एंडोक्राइन डिजीज़। और कोई अगर उसको डिजीज़ कंडीशन है तो उस डिजीज़ कंडीशन के बारे में भी अपन नोट करेंगे, एक्सेस करेंगे, एसेस करेंगे, पता लगाएंगे। बिकॉज हमें अगर पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है तो हम इस तरीके से पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ट्रांसफ़र करने के कारण कोई भी गलती ना हो और उस गलती के कारण पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। Now we will discuss about the final judgment, how well or how poorly is the patient functioning। that means final judgment ये है कि पेशेंट किस तरीके से फंक्शन करना है। अच्छा कर रहा है पेशेंट फंक्शन, अगर अच्छा कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपको ट्रांसफ़र करने में कम प्रॉब्लम होगी। अगर पुअर फंक्शन है तो ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट के बारे में पता लगाना है। आर हिज मोशंस रेस्ट्रिक्टेड एनीवे, कुछ मोशंस उसके एकदम से रेस्ट्रिक्टेड है तो कितने रेस्ट्रिक्टेड है उन सब चीज़ों के बारे में। मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट के बारे में आप पता लगाओगे। विल ही बिकम fatigued and be unable to complete the transfer without assistance, strength and endurance, उसकी strength और endurance के बारे में पता लगाना है। अगर strength कम है तो कई बार क्या होता है विदाउट असिस्टेंट पेशेंट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन के बारे में भी पता लगाना है। कैन ही सिट और स्टैंड फॉर एज लॉन्ग पीरियड एज ही रिक्वायर्ड, एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस, पेशेंट बैलेंस मेंटेन करने के लिए एबल है या नहीं है। और वैसी बात है रेडियोग्राफिक प्रोसीजर करोगे तो कई बार पेशेंट को बैठा रहना भी पड़ सकता है, कई बार लाई डाउन भी रहना पड़ सकता है, तो वहाँ पे पेशेंट एबल है या नहीं है अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। इज़ ए रिस्पॉन्सिव एंड अलर्ट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने लायक है, अनकॉन्शियस या फिर कॉन्शियस, पेशेंट कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है वो कंडीशन भी आपको समझनी है। डज ही फियर और रिजेक्ट द मूव, एक्सेप्टेंस ऑफ द मूव, दैट मीन्स कि पेशेंट क्या कह रहा है, जब आप पेशेंट को मूव कराओगे तो उस वक्त पेशेंट उससे डरे नहीं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हाँ आप अगर मेरे को मूव कराना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा जितनी मेरे से होगी। तो दैट मीन्स वो कंडीशन। डज ही फियर, क्या वो डर रहा है, और रीसेंट द मूव, मूव करने की कोशिश करता है या नहीं करता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द मूव, मूव को एक्सेप्ट करना। तो ये सब सारे फाइनल जजमेंट है जो कि एक रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को एसेस करने हैं किसी भी पेशेंट में, पेशेंट को मूव कराने से पहले। इसके बाद में अपने कुछ रूल्स आते हैं कि पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या क्या रूल्स है, और उसके बाद में आएंगे अपने मेथड्स कि किस तरीके से अपन कौन कौन से मेथड से पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।